एनुअल रेंट 5 से 10% रेट से बढ़ते थे, पर पिछले 2 सालों में ही 7 मेट्रोज में किराया 70% बढ़ गया है। फ्रेशर्स की एवरेज सैलरी सालों से स्टैग्नेंट है। एक घर बनाऊंगा तेरे घर के सामने। पहले के जमाने में एटलीस्ट ऐसा सोच सकते थे कि प्रेमिका के घर के सामने घर बना सकते हैं, अब तो रेंट पे भी नहीं ले सकते। मिडिल क्लास का सबसे बड़ा सपना होता है एक घर, एक बंगला बने न्यारा, ये तेरा घर ये मेरा घर। कितनी फिल्म्स और फिल्म के गाने मिडिल क्लास की एस्पिरेशंस की कहानी कहते हैं, पर 21st सेंचुरी में घर तो छोड़िए, आप घर का किराया भी अफोर्ड नहीं कर सकते। हाँ, घर के मीम जरूर अफोर्ड कर सकते हैं। दीवार फिल्म में विजय कहता है, आज मेरे पास बंगला है, गाड़ी है, बैंक बैलेंस है, तुम्हारे पास क्या है? आज के विजय के पास तो बंगला गाड़ी भी नहीं है। बुलडोजर राज में जहाँ बनाने से ज्यादा फोकस मिटाने पे है, कैसे सॉल्व होगा हाउसिंग क्राइसिस? ये पहली सरकार होगी जिसने पिछले 2 सालों में 1.5 लाख घरों को मिट्टी में मिलाया है, 7 लाख से ज्यादा लोगों को बेघर किया है। हाउसिंग एंड लैंड राइट्स नेटवर्क की रिपोर्ट के अनुसार 2023 में रोजाना 294 घरों पर बुलडोजर चला। 13 नवंबर को बुलडोजर जस्टिस पे अपनी जजमेंट देते हुए जस्टिस गवई ने कविता कह दी, अपना घर हो अपना आंगन हो, इस ख्वाब में हर कोई जीता है। इंसान के दिल की ये चाहत है कि एक घर का सपना कभी ना छूटे। काश वो टूटे हुए घर ऐसे कविताओं से जुड़ सकते। आज के एपिसोड में हम देश में बढ़ रहे हाउसिंग क्राइसिस की ही बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं रेंट क्राइसिस की। पहले एनुअल रेंट 5 से 10% रेट से बढ़ते थे, पर पिछले 2 सालों में ही 7 मेट्रोज में किराया 70% बढ़ गया है। 2024 के पहले 3 महीनों में ही घरों का किराया 4 से 9% तक बढ़ गया। मेजर मेट्रो सिटीज में लोग 2 BHK फ्लैट का 40 से 50-60 हजार रुपए किराया दे रहे हैं। जो शहर में नहीं रह सकते वो शहर से बाहर जा रहे हैं, पर बढ़े हुए किराए से नहीं बच पा रहे। किराए में कुछ कमी हो भी तो ट्रांसपोर्ट का खर्चा, पेट्रोल डीजल का खर्चा और ट्रैफिक सब कमी पूरी कर देते हैं। इस टेबल को देखिए, गुरुग्राम में एक 2 BHK का 43,000 मंथली रेंट, बेंगलुरु में 34,000, हैदराबाद में 32,000 और मुंबई में 62,000 एवरेज किराया दिया जा रहा है। नॉन मेट्रो सिटीज जैसे दिल्ली के आसपास के इलाकों में भी किराए में जबरदस्त उछाल आया है, और ये तो अप्रैल 2024 के आंकड़े हैं। पिछले महीनों में और भी रेंट बढ़ने की खबर आई है। सिर्फ किराया ही नहीं बढ़ रहा, कई महीने का सिक्योरिटी डिपॉजिट भी वसूला जा रहा है। कायदे से आप 2 महीने के किराए से ज्यादा सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं ले सकते, लेकिन कानून को ताक पे रखकर कहीं 4-5 महीने तो कहीं 6 और कुछ शहरों में तो 10 महीने का सिक्योरिटी डिपॉजिट लिया जा रहा है। जरा सोचिए, 40,000 का रेंट और 4 लाख का सिक्योरिटी डिपॉजिट। सोचने वाली बात है कि सैलरी बढ़ने की औसत गति 5 से 6% है, कॉर्पोरेट्स में 10% है, पर घर का किराया 70% की रफ्तार से बढ़ गया। किराए के साथ ही मिडिल क्लास का फाइनेंशियल और मेंटल स्ट्रेस बढ़ गया है। सरकार कहती रही अफोर्डेबल हाउसिंग देंगे, 2022 तक सबके पास घर होगा, पर असल में घर के सपनों पर बुलडोजर चल गया है। रातों रात रेंट इतना बढ़ जाने से सबसे ज्यादा परेशान यंग प्रोफेशनल्स हैं। अपने गांव कस्बों से जो पहली बार नौकरी करने बड़े शहरों में पहुंचते हैं और यहाँ देखते हैं किराया इतना है कि सारे महीने की सैलरी उसी में जा रही है। फ्रेशर्स की एवरेज सैलरी सालों से स्टैग्नेंट है। एक दशक पहले भी IT और दूसरे कॉर्पोरेट सेक्टर में 3 लाख पर एनम सैलरी मिल रही थी, अब भी उतनी ही मिल रही है। 2024 में भी कॉग्निजेंट जैसी कंपनी फ्रेश ग्रेजुएट्स को 2.5 लाख पर एनम सैलरी ऑफर कर रही है। सोचिए, 25,000 महीना सैलरी में आप कोई 12-15 हजार का सस्ता फ्लैट ले भी लो तो आधी सैलरी तो उसी में चली जाएगी ना। और अगर आपने कर्ज लेकर पढ़ाई की है तो सोचिए, आधी कमाई किराए में और आधी कमाई एजुकेशन लोन की EMI में, आपके खर्चे के लिए क्या बचा? ऐसे में जाहिर है कि पीजी बिजनेस बढ़ गया है। पेइंग गेस्ट अकोमोडेशंस में सिर्फ स्टूडेंट्स ही नहीं रहते, बहुत सारे जॉब सीकर्स और नौकरी पेशा लोग भी इनमें रह रहे हैं। ज्यादातर मेट्रो सिटीज में कुछ इलाके पीजी अकोमोडेशन के हब बन जाते हैं। यहाँ डबल, ट्रिपल और 4-5 शेयरिंग बेसिस पर लाखों लोग रह रहे हैं। बैंगलोर जैसे शहर में हर IT पार्क के इलाके में सैकड़ों पीजी हैं और इनका किराया भी बढ़ गया है। 10 साल पहले जहाँ एक डबल
डबल शेयरिंग रूम का किराया 4 से 5 हजार था, अब ये 8 से 10 हजार है। जिनके पास घर है वो अपने ही घर में पीजी बना रहे हैं। इस रेंट क्राइसिस में लोग जीने के नए तरीके निकाल रहे हैं। अब 4-5 लोगों का साथ मिलकर एक फ्लैट लेना आम बात हो गई है। दिल्ली, मुंबई जैसे शहर में आप अकेले एक ढंग का फ्लैट ले भी नहीं सकते। हाउसिंग रेंट क्राइसिस लोगों को शहर बदलने और शहर छोड़ने तक को मजबूर कर रहा है। लेकिन जिस भी शहर में आप जाओ, बढ़े हुए किराए का भूत आपके पीछे पीछे चला आता है। पहले कहा गया कि कोविड-19 पेंडेमिक के दौरान किराए ज्यादा नहीं बढ़े, तो पेंडेमिक के बाद मकान मालिकों ने अचानक से किराए बढ़ा दिए। पेंडेमिक के दौरान काफी सारे कॉर्पोरेट जॉब्स में रिमोट वर्किंग का ऑप्शन आ गया और लोग अपने कस्बों को लौट गए। पर अब कॉर्पोरेट्स चाहते हैं कि रिमोट वर्कर्स भी ऑफिस में हाजिर हों। शहरों में हाउसिंग की डिमांड बहुत बढ़ गई है और जितनी डिमांड है उतने घर उपलब्ध नहीं हो रहे हैं। सेल के लिए हाउसिंग यूनिट्स तो फिर भी बढ़ती हैं, पर रेंट के लिए हाउसिंग यूनिट्स उतनी स्पीड से और उतनी मात्रा से नहीं बढ़ती। तो खरीद लो ना घर, रेंट वेंट के चक्कर में ही क्यों पड़ते हो। एक घर बनाऊंगा तेरे घर के सामने। पहले के जमाने में एटलीस्ट ऐसा सोच सकते थे कि प्रेमिका के घर के सामने घर बना सकते हैं। अब तो रेंट पे भी नहीं ले सकते। जॉब लगते ही कुछ सालों में गाड़ी, फिर एक घर। इसी ट्रैजेक्टरी पे मिडिल क्लास का जीवन कई दशकों से चल रहा था, पर अब इसमें ब्रेक्स लग गए हैं। पहली बात तो एवरेज इनकम स्टैग्नेंट है, महंगाई बढ़ गई है और पहले जैसी स्टडी करियर ग्रोथ गायब है। दूसरी बात है रियल एस्टेट मार्केट। पिछले 5 सालों में टॉप 10 सिटीज में मकानों के दाम 88% बढ़ गए हैं। ऊपर से लगता है कि हर गली में नई बिल्डिंग्स खड़ी हो रही हैं, धूल उड़ रही है, कंस्ट्रक्शन की धूम मची है, तो सब चंगा सी। नए घरों की सेल के नए रिकॉर्ड्स बन रहे हैं। इकोनॉमिक टाइम्स ने अक्टूबर में रिपोर्ट किया कि इस क्वार्टर में रिकॉर्ड सेल हुई है। 8 बड़े शहरों में 5% ऑन ईयर ग्रोथ है। 87,000 अपार्टमेंट्स बिके हैं। मुंबई, जो देश का सबसे बड़ा प्रॉपर्टी मार्केट है, यहाँ सबसे ज्यादा 24,222 हाउसिंग यूनिट्स की सेल हुई है। पर मामले के अंदर जाएंगे तो इंटरेस्टिंग चीज पता चलती है। नाइट फ्रैंक की इंडिया रियल एस्टेट रिपोर्ट बताती है कि अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट के घर यानी कि 50 लाख और उससे कम के घरों की बिक्री कम हो गई है। 2018 में ये टोटल घरों की सेल का 54% था, पर 2024 में ये बस 26% है। और वहीं लग्जरी घरों की सेल बढ़ी है। इसी से रियल एस्टेट में बूम है। 1 करोड़ और उससे ऊपर के घर 2018 में 16% बिके और 2024 में 43%, लगभग 3 गुना ज्यादा। इस साल जनवरी से मार्च के क्वार्टर में 1 करोड़ से ज्यादा के 34,800 घर बिके और 50 लाख से कम वाले 23,000। मिड रेंज प्रॉपर्टीज जिनकी कीमत 50 लाख से 1 करोड़ के बीच है, इनकी सेल स्टेबल रही। टोटल सेल का 30 से 37%। अब थर्ड क्वार्टर तक आते आते खबर है कि हाउसिंग यूनिट्स की सेल में पिछले साल के मुकाबले 11% कमी आई है। एनारॉक रिसर्च का कहना है कि टॉप 7 सिटीज में हाउसिंग सप्लाई में भी कमी आई है। 2024 के तीसरे क्वार्टर में 93,750 यूनिट्स लॉन्च किए गए। पिछले साल इनकी संख्या 1,16,220 थी, मतलब 19% कमी आई। यानी कि अगर आप अमीर हैं, 1 करोड़ या उससे ऊपर का घर अफोर्ड कर सकते हैं, तो आपकी लाइफ में सब चंगा ही है। लेकिन अगर आप मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास में आते हैं, तो आशंका है कि आपका घर खरीदने का सपना ही ना रह जाए। वहीं अगस्त में रिपोर्ट आती है कि देश में 2000 से ज्यादा प्रोजेक्ट्स बीच में ही रुके हुए हैं। 5 में से 1 अंडर कंस्ट्रक्शन घर पिछले 8 सालों से रुका हुआ है। ऐसे टोटल घरों की संख्या 5 लाख से ऊपर बताई जा रही है। 3 से 4 साल का डिले होना मामूली बात है। घर बन भी जाए तो पोजेशन में डिले हो जाता है। कितने ही प्रोजेक्ट्स में होम बायर्स को डिले को लेकर प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है। कोर्ट केसेस हो जाते हैं, लीगल नोटिस भेजे जा रहे हैं। इसके खिलाफ कोर्ट ने नियम भी बनाए हैं, फिर भी डिले होना आम बात सी लगती है। डिले के साथ कितने ही बिल्डर्स मकान का कॉस्ट भी बढ़ा देते हैं। मकान अलग खरीदना होता है और पार्किंग अलग। बेसिक इंटीरियर्स, बिजली पानी कनेक्शन लगाकर मकान का कॉस्ट वैसे ही एस्केलेट हो जाता है। ऊपर से स्टैंप ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन फी, लीगल फी, जीएसटी और सोसाइटी की मंथली मेंटेनेंस चार्जेस। कुल मिलाकर बात यह है कि जितना आप सोचते हैं उससे ज्यादा ही पैसा लग जाता है।
ये है मिडिल क्लास के घर खरीदने का हाल, और ऊपर से इसी क्लास के साथ हाउसिंग फ्रॉड्स हो जाते हैं। ये वो देश है जहां किसी ने ताजमहल को भी बेच दिया था। आपको चूना लगाना तो मामूली बात है। आए दिन एक से बढ़कर एक रियल एस्टेट के फ्रॉड सामने आ रहे हैं। मुंबई में 143 होम बायर्स को 15 साल से अपने सपनों का मकान नहीं मिल रहा है। दिल्ली में तो प्रधानमंत्री की आवास योजना में ही फ्रॉड पकड़ा गया। झुग्गी वालों के लिए बनाए गए फ्लैट्स को गैर कानूनी तौर पे किसी को भी बेचा जा रहा था। एक तरफ है हाउसिंग की जेन्युइन डिमांड, दूसरी तरफ आज देश में 1 करोड़ से ज्यादा फ्लैट्स खाली पड़े हैं। जैसा कि हमने देखा कि लग्जरी घरों की सेल बढ़ी है, अफोर्डेबल घर अनअफोर्डेबल होते जा रहे हैं। लग्जरी इन, अफोर्डेबल आउट। Why budget homes are going out of fashion? बजट होम आउट ऑफ फैशन नहीं, आउट ऑफ पॉकेट हो गए हैं। ये कहकर दिलासा दिया जा रहा है कि बायर प्रेफरेंस शिफ्ट हो गई है। लोगों को लग्जरी घर ही चाहिए। आप क्यों छोटे छोटे मकानों में अपनी जिंदगी निकाल रहे हैं? ले लीजिए ना लग्जरी घर। काश घर खरीदना इतना ही आसान होता जैसे इस आर्टिकल की हेडलाइन में लगता है। ये भी के शेप्ड इकोनॉमी का ही एक असर है, जहां ग्रोथ दिखती है पर उस ग्रोथ के पीछे बस थोड़े से अमीर लोगों का हाथ है। जैसे एसयूवी कारों की सेल बढ़ रही है, लग्जरी गुड्स की सेल बढ़ रही है, वैसे ही एक छोटा सेगमेंट रियल एस्टेट की ग्रोथ के पीछे है। पर मेजॉरिटी के सामने अफोर्डेबल हाउसिंग एक बड़ा क्राइसिस है। ये सब देखकर जेनजी ने तो घर खरीदने का इरादा ही छोड़ दिया और वो रेंटिंग को प्रेफर कर रही है। एक घर में कई लोग रेंट देकर रह रहे हैं, कुछ लोग तो साथ मिलकर प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं। आज घर खरीदने की चाहत आपको आसानी से 25-30 साल के लिए कर्ज में डाल सकती है। दूसरी तरफ सैलरी और करियर ग्रोथ का भरोसा नहीं, तो कैसे आप इतना बड़ा फाइनेंशियल डिसीजन ले पाएंगे? प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत दिसंबर 2024 तक 1.18 करोड़ परिवारों को घर देना था और अब तक इनके वेबसाइट के हिसाब से लगभग 70% काम पूरा भी हुआ है। लेकिन टोटल हाउसिंग डिमांड को देखते हुए ये उसका बस 25% ही है। आपको शायद लग सकता है कि पीएम आवास योजना है तो सरकार खुद ही घर बनाकर देती होगी, पर ऐसा नहीं है। ये स्कीम इंदिरा आवास योजना से ली गई। पहले इसका नाम बदला गया और फिर इसमें कई कैटेगरीज बना दी गई, जैसे स्लम रीडेवलपमेंट प्लान्स, जहां प्राइवेट डेवलपर्स को लैंड का इंसेंटिव मिलता है और झुग्गी में रहने वाले लोगों को सरकार की तरफ से 1 लाख रुपए का ग्रांट। पर इन स्कीम्स की हकीकत कई बार एक्सपोज हो चुकी है। नवंबर में PMAYU वेबसाइट के हिसाब से 88.02 लाख घर कंप्लीट हो गए थे, पर इनमें से ज्यादातर 60% से भी ज्यादा BLC वर्टिकल में आते हैं, बेनिफिशियरी लेड कंस्ट्रक्शन, माने जिसके पास पहले से जमीन है वो उस पर सरकार की मदद से घर बना सकते हैं। मतलब सरकार ने बस थोड़ी फाइनेंशियल मदद की है, ज्यादातर पैसा परिवारों ने खुद ही लगाया है। तो सरकार ने क्या किया? अरे 1.5 लाख घरों पर बुलडोजर भी तो चलाया, भूल गए क्या? बुलडोजर के राज में घर बनाने में नंबर 1 आना जरा मुश्किल है। रोटी कपड़ा मकान एक इमोशनल टैगलाइन नहीं, एक हकीकत है, एक जरूरत है। होम ओनरशिप तो बहुत दूर की बात है, एक ढंग के घर का किराया अफोर्ड करना मुश्किल हो गया है। कितनी ही सारी आबादी सब स्टैंडर्ड हाउसिंग में रहने को मजबूर है। इस वीडियो में रूरल हाउसिंग की तो हम कोई बात ही नहीं कर पाए, ना ही हाउसिंग के क्लाइमेट इंपैक्ट्स को ला पाए। आज हाउसिंग क्राइसिस पूरी दुनिया में छाया हुआ है। इसके इम्पैक्ट सॉल्यूशंस पे बात करने के लिए एक और एपिसोड लगेगा। कॉन्स्टिट्यूशन हमें राइट टू हाउसिंग का भी राइट देता है, पर कटेंगे तो बटेंगे की राजनीति में रोटी कपड़ा मकान की राजनीति जरा पीछे रह गई है। आप सोचते हैं कि प्लॉट्स कटेंगे, घर बटेंगे, असल में नफरत के लड्डू, नफरत के गीत जनता में बट रहे हैं और इनके पीछे चुपके से आपकी जेब कट रही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग क्रैकनॉमिक्स। आपके आसपास हाउसिंग का क्या हाल है, हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले हफ्ते टू क्रैक मोर इकोनॉमिक्स।